जिमी कांदा के खेती बर हमर जन जलवायु है, छत्तीसगढ़ के जलवायु वो ह बहुत ही उपयुक्त जलवायु है। हमन एकर खेती लगभग चाहे बस्तर जोन में होए चाहे हम छत्तीसगढ़ प्लेन में होए बहुत अच्छा से कर सकथन। ओकर बर जलवायु बहुत उपयुक्त है। और एकर मिट्टी के बात करन तो एकर माटी जेन है हमर जेन बलुअर दोमट मिट्टी होते, जेमन रेतीला दोमट मिट्टी होते वो सबसे उपयुक्त होते। लेकिन एला हमन सबो प्रकार के मिट्टी में लगा सकथन, बस हमन ला ये ध्यान दे लगी कि ओमा जल निकास के उचित व्यवस्था रहे, मतलब हमन पानी आराम से निकल जाए, पानी भरना नहीं चाहिए। पानी भरी तो एक तो हमारा कंद सड़ी और अगर मान लो जाए सड़त भी नहीं है तो हमारे पौधा के बढ़वार है जिन है वह रुक जाते। तेकर सेती उचित जल निकास के मिट्टी ला हमन ला चयन करना है एकर खेती बर। आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम। वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहां सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों के श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक। श्वेत क्रांति हो हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। कृषि दर्शन के सभी दर्शकों को नमस्कार। साथियों, शीत ऋतु में हमारे पशुओं में पाचन तंत्र कमज़ोर हो जाता है, जिसके कारण उन्हें अफरा और दस्त जैसे रोग हो जाते हैं। इसके साथ ही साथ ठंड से उन्हें जुकाम हो जाता है, जिस पर अगर ध्यान न दिया जाए तो जुकाम निमोनिया में तब्दील हो जाता है और निमोनिया जानलेवा हो सकता है। इन दिनों पशुओं में लंपी डिसीज़ भी देखी जा रही है, जो बहुत घातक है। इन सभी बीमारियों से अपने पशुओं को किस तरह से बचाएं, इस विषय में हम आज चर्चा करेंगे। और विषय के संबंध में आपको जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं पशु चिकित्सालय जिला राजनांदगांव से पशु चिकित्सक डॉक्टर तन्मय वर्मा। सर, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, पशुओं में होने वाले रोगों से संबंधित यदि आपके कोई प्रश्न हो, आप कुछ जानना चाहते हो, तो आप हमारे इस टोल फ्री नंबर पर हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 1800-233-9418। आइए चर्चा की शुरुआत करें। सर, शीत ऋतु का हमारे पशुओं की सेहत पर क्या प्रभाव पड़ता है? इस समय उनका कैसे विशेष देखभाल करना चाहिए, उन्हें खान पान कैसा हो, इस विषय में हमारे दर्शकों को बताइए। जी मैडम, देखिए सबसे पहले शीत ऋतु में जो बाहरी मौसम है, वातावरण है, उसका तापमान कम हो जाता है। उसके कम होने के कारण जो पशुओं के शरीर पे भी उसका विपरीत असर होता है। उनको जो ठंड से लड़ने की क्षमता होती है, कई बार कुछ पशुओं में खान पान की कमी या व्यवस्था की कमी के कारण सही रूप से नहीं हो पाता है, जिसके कारण उन्हें कुछ बीमारियां होने की संभावना रहती है। चूँकि
ठंड होने के कारण शरीर का तापमान कम हो जाने के कारण प्रतिरोधात्मक क्षमता कम हो जाती है। जी। अब जहाँ उससे बचने के बारे में बात करें तो उनके जो रखने की जगह है वहाँ पे पर्दा वगैरह लगा के, अच्छा, उसमें ज़रूरी ये है कि यदि आप पर्दा वगैरह लगाएं, बोरी का पर्दा वगैरह कुछ कृषक बना के लगाते हैं, तो उसमें भी थोड़ा वेंटिलेशन रहना चाहिए, यानी हवा आने जाने की जगह रहनी चाहिए, ताकि अंदर का वातावरण या तापमान जो है संतुलित रहे। जी। दूसरा, एक जो जैसा आपने कहा कि भोजन की क्या व्यवस्था होनी चाहिए, तो इस मौसम में विशेष करके अच्छे ऊर्जा वाले और ज़्यादा प्रोटीन वाले भोजन पशुओं को देने चाहिए, जो सांद्र मिश्रण यानी कॉन्सेंट्रेट जिसको कहते हैं हम लोग, वो भी थोड़ा सा पशुओं में जरूर से आवश्यक रूप से हर पशु को देना चाहिए। जी। सर क्या 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 खिलाना चाहिए उनको? जैसे इस मौसम में आप उनको कुछ खली वगैरह जरूर से दें, चूनी वगैरह जो होती है पशुओं को वो दे सकते हैं। मक्के की चूनी जो है बहुत फायदे करती है, उसमें मक्के चूनी में बहुत अच्छा ऊर्जा का स्रोत है वो हर पशु के लिए, और वो जो रूमिनेंट जिसको हम कहते हैं 4 पेट वाले पशु, उनके लिए बहुत ही अच्छा होता है मक्का चूनी जो है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पशुपालक आहार में इस मौसम में विशेष करके पशुओं के आहार में शामिल कर सकते हैं। एक आवश्यक चीज़ और ज़रूर बोलना चाहूँगा मैडम मैं, ये जो मिनरल मिक्सचर होता है उसको जरूर दें, क्योंकि इस मौसम में विशेष रूप से कैल्शियम, फास्फोरस वगैरह की आवश्यकता पशुओं को पड़ती है। जी। सर शीत ऋतु में हमारे पशुओं में प्रमुख रूप से कौन कौन से रोग हो सकते हैं? जी, मुख्यतः देखिए हमारे जो छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में आप देखेंगे खुरा चपका है और निमोनिया होता है, आफरा वगैरह है, और अभी वर्तमान में लंपी बीमारी वगैरह इत्यादि भी पशुओं में कुछ जगहों पे उसके समकक्ष जो है लक्षण देखे गए हैं। अच्छा। हालांकि अभी तक जो किसी भी जगह से कंफर्म नहीं हुआ है, परंतु ऐसे बीमारियों के लक्षण देखे गए हैं। जी। छत्तीसगढ़ में खुरहा चपका रोग पशुओं में बहुत ज़्यादा देखा जाता है, इसका लक्षण क्या है, इसका बचाव कैसे किया जाए? देखिए, खुरा चपका बीमारी जो है मैडम एक वायरस से फैलने वाली बीमारी है। इसमें मुख्यतः आप देखेंगे तो पशुओं के मुंह में घाव बन जाता है और पैरों के बीच में घाव हो जाते हैं। मुंह में घाव हो जाने के कारण पशु खाना नहीं खा पाता है और जो पैर है उसमें घाव वगैरह होने के कारण उसको चलने फिरने में तकलीफ होती है। मुंह से कई बार लगातार लार बह रहा होता है। और एक जो इसका बहुत ही विपरीत असर होता है जो दुधारू पशुओं में पाया जाता है, वो है दूध की कमी हो जाना। दूध की कमी हो जाने के कारण जो कृषक है जो दुग्ध का व्यवसाय कर रहे हैं, ऐसे कृषकों के व्यवसाय पे बहुत बुरा असर पड़ता है। तो इसीलिए इसके बचाव का उपाय करना ज़्यादा उचित है, बजाय इसके कि वो बीमारी आ जाए और उसका उपचार करें। जी। जैसा सर आपने बताया कि दूध के उत्पादन में प्रभाव पड़ता है, तो इसलिए हमारे जो गाभीन पशु होते हैं उनकी शीत ऋतु में क्या विशेष देखभाल की आवश्यकता पड़ती है? जी, पहले एक इस विषय में और जोड़ना चाहूँगा मैडम। अभी केंद्र शासन की बहुत ही महत्वपूर्ण टीकाकरण की जो योजना है उसको अभी राज्य शासन ने पूर्ण किया है। 15 नवंबर को सभी ने हमने खुरा चपका के टीकाकरण को पूर्ण किया है। तो इसका सभी कृषकों को लाभ लेना चाहिए। निःशुल्क टीकाकरण शासन द्वारा करवाया जाता है। और आपने जैसा पूछा कि गाभन जो पशु होते हैं, तो जैसा मैंने पहले भी कहा है कि इस मौसम में हमको जो है थोड़ा कॉन्सेंट्रेट यानी सांद्र मिश्रण जो है वो पशुओं को देना चाहिए, जिसमें कि आप हाई प्रोटीन और हाई एनर्जी डाइट उनको दे सकते हैं। जो प्रेग्नेंट एनिमल होते हैं, गाभन पशु होते हैं, उनको फिर से मिनरल मिक्सचर जिसमें कैल्शियम, फास्फोरस, अन्य मिनरल मिक्सचर होते हैं, बी कॉम्प्लेक्स होते हैं, विटामिन, उसकी आवश्यकता होती है। तो इसको देना है उन्हें। और लगभग प्रेगनेंसी के आखिरी के 3 महीने में खास करके उसको प्रारंभ करना है। और जैसे ही बच्चा होता है तो उस समय से जो उनके शरीर और भोजन का अनुपात है उस हिसाब से मिनरल मिक्सचर भी उसमें जोड़ते हुए हमको उन पशुओं को मिनरल मिक्सचर देना है, ये भोजन भी देना है। और जो नवजात शिशु हैं उन्हें आवश्यक रूप से हमें जो पेयूस बोलते हैं कोलेस्ट्रम, वो उन्हें पिलाना है। सबसे पहला हक जो है
उस शिशु का है, शिशु का है, और उस पेयूस के दूध के ऊपर, उसके पश्चात यदि बच जाए तो बिल्कुल वो हम उपयोग कर सकते हैं। जी जी जी। सर, बछड़े की और विशेष देखभाल किस तरह से करनी चाहिए शीत ऋतु में जो जन्म लेते हैं ऐसे बछड़ों की? जी, ऐसे बछड़ों को जो है मैडम, थोड़ा उनको गर्म रखने की व्यवस्था होनी चाहिए जी। और जो जैसा मैंने अभी कहा कि पेयूस दूध जो है, कोलेस्ट्रम, जी हाँ, ये बहुत ही ज़रूरी है और सही मात्रा में रेगुलर उनको फीडिंग कराना, दूध पिलाना, ताकि उनका पेट भरा रहे। पेट भरे रहने से उनके शरीर में पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा रहेगी। ऊर्जा रहने से वो अपने शरीर का तापमान मेंटेन कर पाएंगे, तो उससे वो बीमारियों से अपना बचाव कर पाएंगे। और नवजात शिशुओं में जो कि 3 महीने के ऊपर के पशु हो गए, 2 महीने 3 महीने के पशु हो गए, उनमें अपनी खुद की प्रतिरोधात्मक क्षमता जो है वो बनने लगती है। अच्छा। 3 महीने से विशेषकर से। तो उस समय के पूर्व जो है ये जो पेयूस होता है यानी कोलेस्ट्रम, उसके असर में, उसके प्रभाव में पशु जो उनका संतान रहता है वो अपनी रक्षा कर पा रहा होता है, तो इसलिए उसको खिलाना बहुत आवश्यक है। जी जी जी। सर, ठंड में हमारे पशुओं को निमोनिया भी बहुत हो जाता है और जो जानलेवा हो सकता है, तो निमोनिया से हमारे पशुओं को किस तरह से बचाया जाए? निमोनिया से बचाने का उपाय वही है मैडम कि आप सबसे पहले उन्हें ठंड से बचने की व्यवस्था करेंगे, जो कि उनका जो बाड़ा है उसमें थोड़ा घेरने की व्यवस्था होनी चाहिए। वो पूरा खुला नहीं होना चाहिए, ताकि सीधी रात को हवा ना चली आए, उसमें ठंडी हवा जो है जिससे उनके शरीर का तापमान गिर जाता है। दूसरा कि आपको उनको यदि किसी पशु को ठंड लग गई है, यदि वो ठंडी हवा से एक्सपोज हो गया है, तो उसको आपको ढकना है, उसे मालिश करके उसे गर्म करना है। अच्छा। जी। और यदि उसे बीमारी हो गई है, जुकाम हो गया है, जैसा कि जो कि प्रायः देखा जाता है इस मौसम में पशुओं में, तो यदि जुकाम इत्यादि हो गया है ऐसे पशुओं को, तो इन पशुओं को हमें उनके उपचार के प्रति भी ध्यान देना पड़ेगा। जो प्रॉपर एंटीबायोटिक्स होते हैं, जुकाम को कम करने की दवाइयाँ होती हैं, है ना, ये सारी चीज़ें देनी है। कैल्शियम थेरेपी वगैरह इनको दिया जाता है ऐसे समय में। तो ताकि आप देखेंगे प्रायः अगर ऐसे पशु जो ठंड से एक्सपोज हो गए रहते हैं, तो वो उनका जो है सांस लेने की गति स्लो हो गई रहती है, हार्ट रेट स्लो हो गया रहता है, एवं वो कई बार खड़े भी नहीं हो पा रहे होते हैं। तो खड़े नहीं हो पा रहे होते हैं, तो इस कारण से कई बार जिसे हम लोग बोलते हैं कि रिकम्बेंसी में आ गए, डॉर्सल रिकम्बेंसी में, तो उस स्थिति में उनके पेट में गैस भर जाने की शिकायत होती है, जिसे हम अफरा कहते हैं आम भाषा में। तो ऐसे पशुओं का यथोचित जो है अपने निकटतम पशु चिकित्सालय में जाकर उन्हें इलाज लाभ प्राप्त करना चाहिए। और इन्हें बचने के लिए जो सब शुरू में ही मैंने कहा है कि जो भोजन है उसमें वो ऊर्जावान चीजें ज्यादा शामिल करें। जी, कुछ ना कुछ आपको शामिल करना पड़ेगा जो आम दिनों के अपेक्षित जो है थोड़ा ज्यादा अधिक हो। जी। सर, जैसा कि आपने बताया कि पाचन कमजोर होने के कारण अफरा हो जाता है। अफरा के अलावा हमने देखा है कि पशुओं में शीत ऋतु में दस्त की शिकायत भी बहुत होती है। तो दस्त से बचाने के लिए हमारे पशुओं को क्या करना चाहिए? दस्त, देखिए, ये इस मौसम में पनपने वाले कुछ जीवाणु रहते हैं जिनके कारण दस्त होता है। जो शीत ऋतु में उनका जो है वो ज़्यादा आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। तो इसके लिए सबसे पहले आवश्यक है कि जो बीमार पशु है उसे आप बाकी पशुओं से अलग करें। और जो दस्त से पीड़ित शेड है, यानी जहाँ पशुओं को रखा गया है, उस जगह की साफ सफाई, उसका स्टरलाइजेशन वगैरह आवश्यक है। और जो कि हमेशा से बताया भी जाता है हर जगह कि पशुओं के शेड में साफ सफाई होनी चाहिए, उनके गोबर और मूत्र वगैरह के निकासी के लिए की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि ये बीमारी प्रथम स्थान पे आए नहीं, और यदि आए तो इसका बाकी पशुओं में संक्रमण ना हो। तो ये एक है। और यदि तब भी किसी पशु को दस्त की शिकायत इत्यादि आ गई है, तो वो निकटतम पशु चिकित्सालय में जाके जो प्रॉपर एंटीबायोटिक थेरेपी है और सपोर्टिव ट्रीटमेंट है। देखिए, कोई भी प्रकार का जो दस्त है उसमें सपोर्टिव थेरेपी बहुत जरूरी है। यानी कि जो बोतल चढ़ाना, जिसे हम लोग गांव में प्रायः बोलते हैं, वो बोतल चढ़ा के उसको
ताकत देना, ऊर्जा देना, शरीर से जो पूरा। सर पहले एक साथी का फोन सुन ले। जी। हेलो हेलो। मैं भगत राम पटेल बोल रहा हूँ बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। जी पटेल जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? सबसे पहले आज के कार्यक्रम में आपको और डॉक्टर साहब जी को नमस्कार। नमस्कार आपको भी। हाँ, मेरे पास 2 प्रश्न हैं जी। एक प्रश्न ये है कि यदि अभी तुरंत का जन्मा हुआ जैसे पशु है जी, तो ऐसी स्थिति में हमको बच्चे का और माँ का अगर सावधानी रखना है, उनको सुरक्षा करना है, तो हमको इस ऋतु में किस तरह का सावधानी रखना है? जी जी। और दूसरी चीज ये है कि हमको अपने जानवर जहाँ हम लोग पालते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनका देखभाल करने के लिए पोते को किस तरह से रखना है, कितना उसको तापमान में रखना है, जिससे और जो पशु बैठे हैं रखे हैं उनको नुकसान ना हो। जी जी, बहुत अच्छा प्रश्न। सर बताइए। देखिए पटेल जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। सबसे पहले तो आपने जो सवाल पूछा कि इस मौसम में बच्चे और उसकी माता का जो नवजात शिशु है उसका क्या करना है। तो सबसे पहले देखिए, आपको एक जो वातावरण है अंदर जहां उनको रखा गया है उसका वातावरण, तापमान सबसे ज्यादा जरूरी है। हम बहुत अच्छा आइडियल जिसको बोलते हैं आइडियल टेम्परेचर, वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड माना गया है। अच्छा। कमरे का। तो आप देखेंगे कि प्रायः रात को जो है वो टेम्परेचर बहुत नीचे चला जाता है। जी जी। तो ऐसे मौसम में तो ये ख्याल रखेंगे। उससे बचने के लिए मैंने जैसे कहा पर्दा लगा सकते हैं, जो खुली जगह है उसमें ऐसा भी ना ढके कि पूरा वेंटिलेशन बंद हो जाए, हाँ। है ना, कुछ ना कुछ उसमें ऑक्सीजन जाने की जगह उसमें रहनी चाहिए। जी, जी, जी। अब दूसरा आपका जो ये था प्रश्न था कि और एक और चीज कर सकते हैं, माफ कीजिए, बिछौना आप दे सकते हैं जिन जगहों पे बहुत ठंड है। जी हाँ। तो हम पैरे की या कुछ जगह कुट्टी की भी लोग बिछौना देते हैं, तो उससे वो गर्म रहते हैं वो आपस में। आप एक से ज्यादा पशुओं को आपस में रखेंगे तो वो आपस में बैठ के उस जगह को एक दूसरे को भी गर्म रखते हैं। जी जी। तो ये भी एक व्यवस्था की जा सकती है कि अकेले अकेले ना रख के आप उसके साथ साथ 1-2 साथी रहें। जी जी। तो ये व्यवस्था की जा सकती है। जी। अब दूसरा जो है, जो मैंने पहले भी कहा था कि पेयूस दूध जो है जी जी वो पिलाना अति आवश्यक है। जी जी। इस तरह से दोनों के माता और उसके वत्स की देखभाल की जा सकती है। सर हम बात कर रहे थे इस पशुओं में जो बीमारियां हो रही थी उनके संबंध में, तो उसमें एक अभी हम देखने में आ रहा है एक लंपी डिसीज भी है जो बहुत संक्रमित कर रही है हमारे पशुओं को। क्या है ये रोग, किस तरह से फैलता है, क्या लक्षण है और इसके क्या बचाव के उपाय हैं? देखिए, लंपी रोग जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा कि उसका ऐसा कोई पुष्टि नहीं हो सकी है जी, परंतु प्रायः जो देखा जाता है कि पशु में छोटे छोटे दाने हो जाना जी, चलने में तकलीफ होना, बहुत ज़्यादा बुखार रहता है इत्यादि कुछ पशुओं में तकलीफ़ें हैं। जी जी। तो ये जो तकलीफ़ें हैं इनसे बचने के लिए हमको जो है सुपाच्य भोजन हो गया, ये कई बार घाव के ऊपर मक्खी हो जाती है, मक्खी जो है अंडे दे देती हैं। जी जी। तो इत्यादि चीज़ों से बचने के लिए हमें जो एक स्प्रे आता है। सर पहले एक साथी का फ़ोन सुन लें। जी। हेलो हेलो हेलो। हाँ नमस्कार मैम। नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? सुनील मानेश्वर बोल रहा हूँ मैम, कन्या बाबा घाट से। जी जी, पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं? हमको जानकारी चाहिए कि जैसे अपने पास गाभिन गाय है जी, तो इस मौसम में हम उसका देखभाल हम कैसे करें, और जो गाय गाय हैं उनको भी देखभाल हम किस रूप से करें, जानकारी चाहिए। जी जी जी। सर देखिए, जो गाभिन गाय है उसके देखभाल के बारे में तो मैं पुनः उसी बात को रिपीट करना चाहूँगा कि हमें ढक के रखना है, वातावरण सही रखना है जी। लेकिन आपने जो बोला गाभिन गाय है, तो जैसा मैं अभी आपको बता रहा था, जो गाभिन गाय होती है उसे 3 महीने आखिरी के गर्भावस्था के आखिरी के 3 महीने यानी 3rd ट्राइमेस्टर जी जी जी, हमको उनको दाना जो है थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, मिनरल मिक्सचर देना पड़ेगा। मिनरल मिक्सचर जिसमें कैल्शियम, फास्फोरस इत्यादि मिनरल्स होते हैं, बी कॉम्प्लेक्स होता है। जी जी। ये सब आपको उनके दाने में जोड़ना पड़ेगा। बच्चा होने के बाद भी मिनरल मिक्सचर कंटिन्यू रखना है, क्योंकि दूध उत्पादन के समय में कैल्शियम, फास्फोरस की बहुत आवश्यकता होती है। कैल्शियम जो है बॉडी के टेम्परेचर रेगुलेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जी जी जी। तो इसलिए आप विशेष रूप से ध्यान देंगे सभी कृषक जो है कि मिनरल मिक्सचर जो है
आप उसमें उनके भोजन में आवश्यक रूप से शामिल करें। जी, सांद्र भोजन जो होता है कॉन्सेंट्रेट, जो एक थंब रूल बोला जाता है वेटनरी का कि प्रति 100 किलो 1 किलो मिनरल मिक्सचर जोड़ना होता है। अच्छा, जी। तो ये एक थंब रूल है। जी। इसके हिसाब से बाकी कृषक भाई जो है पशु आहार की तैयारी कर सकते हैं। जी सर, इस प्रश्न से पहले हम चर्चा कर रहे थे लंपी डिसीज के बारे में। लंपी स्किन के बारे में जैसा मैंने आपको बताया कि जो लक्षण दिखाई देते हैं कुछ इस प्रकार के होते हैं। पॉक्स वायरस से होता है ये, तो उसके कारण दाने शरीर में दिखाई देते हैं। जी। और पशुओं को इसमें भोजन लेने में या पैर के आसपास जब ये दाने वगैरह हो जाते हैं, अच्छा, तो चलने में तकलीफ होती है। फिर कुछ दिनों बाद ये फूट जाते हैं। अच्छा। और फूटने के बाद फिर वहां से मवाद का रिसाव होता है, और जब वो फूटते हैं तब मक्खी उसमें अंडा दे देती है और उस घाव को और गंभीर रूप से पशुओं को बीमार कर देती है। तो सर, एक और साथी का फोन है। हेलो। नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? जी, मैं युगल प्रसाद। जी, पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? जी, अपना प्रश्न दोहराइए। जी मैडम, प्रश्न था कि गाय में लंपी हो गया है। लंपी। अच्छा जी। तो उसका कुछ इलाज? जी सर, इसके लिए क्या लंपी बीमारी हो गया है? जी हाँ। इसका सर कोई टीकाकरण? किशोर जी, आप इसी विषय में चर्चा कर रहे थे। हाँ सर, मैं देख रहा था। जी। तो आप देखिए, इस बीमारी में जैसा मैं अभी वहां तक पहुंचा ही था कि जो मुंह में घाव हो जाता है, उसके कारण पशु जो है मैडम ठीक से खाना नहीं खा पा रहा होता। तो हमको उनको सुपाच्य और नरम भोजन देना है, जिसमें कांदी, जिसको अपन छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं घास, वो देंगे। और वो दलिया दे सकते हैं उबाल के, वो बहुत ऊर्जावान भी होता है। जी। और सुपाच्य भी होता है। उबला हुआ दलिया आप पशुओं को दे सकते हैं। और देखिए, एक साधारण नियम है कि 1/3 अपन पैरा देते हैं, 1/3 जो उसका दिन भर का भोजन है उसके हिसाब से कह रहा हूँ, 1/3 अपन हरी घास, हरी कुछ भी चीजें देते हैं। और 1/3 सांद्र भोजन होता है। अच्छा। तो आप सांद्र भोजन के स्थान पे दलिया इत्यादि जो सुपाच्य चीजें जिन्हें उबाल के वो देना चाहिए। जी। जो पैरा होता है मैडम, वो इनके गले को और छील देता है। अच्छा। तो इस कारण हमने जो देखा है, उसके कारण आप हरी घास इत्यादि जो नरम चीजें देना चाहिए, वो देंगे तो वो ज्यादा आसानी से खा पाएंगे। यदि वो खाएंगे, उनका पेट भरा रहेगा तो उनके शरीर में प्रतिरोधात्मक क्षमता बनी रहेगी। जी। तो वो ये एक रंपी जो है एक वायरस बीमारी है। जी। वायरस से फैलने वाली बीमारी है। तो ये एक बार ये बीमारी आ गई तो आप निश्चित रूप से मान के चलिए 20 दिन 25 दिन रह के जाएगी। अच्छा। तो इस समय को हमें काटना है। इस समय में हमको यदि पशु ने भोजन छोड़ दिया है, तो जैसा मैं कह रहा था दूसरी बीमारी के। जी सर, एक और साथी का फोन है। हेलो। नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? विजयचरण नायक। जी नायक जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? गाय के थन में थोड़ा सूजन आ गया है, तो दूध निकालने में तकलीफ हो रही है। जी। जी सर, बताइए कैसे? निदान के लिए। जी। ऐसा विद्याचरण जी, ऐसा लगता है आपकी बातों को सुन के कि गाय में थनैला हो गया है। अच्छा। जैसा मैं समझ पा रहा हूँ। जी। अभी बने हुए हैं हमारे साथ? जी, बताइए। हाँ नायक जी, बने हुए हैं आप? नहीं, हमारा संपर्क टूट गया है। थनैला बीमारी है। तो जो थनैला है उसका मैं आपको बता देता हूँ। थनैला से जो उसका सूजन है थन का, उतारने के लिए मार्केट में कई प्रकार के क्रीम हैं। उनसे आप अगर उनको करेंगे मालिश, तो विस्प्रिक इत्यादि कई प्रकार के क्रीम हैं, तो उससे मालिश करेंगे तो थन का सूजन उतरेगा। तो सूजन उतरने पे देखिए थनैला होता क्यों है। थनैला होने का कारण ये है कि थन में जो रह गया है दूध, जी, किसी न किसी प्रकार से थन में रह गया है दूध। अब उस दूध में जीवाणु उग गए, क्योंकि बहुत अच्छा कल्चर मीडिया होता है मिल्क जो है। जी। तो वो जो कल्चर मीडिया में जो बैक्टीरिया अक्सर जो ग्रो कर जाता है, उसके कारण होता है थनैला। उसमें पूरा सूजन आ जाता है। अब उसके कारण जो है गाय दूहने भी नहीं देती, फिर वो और बढ़ता चला जाता है। अच्छा। तो आपको सूजन को उतारना है, चाहे आप इंजेक्शन के मार्फत उतारें या क्रीम जो मार्केट में अवेलेबल है वैसे उतारें। फिर आपको एक चीज जो करनी है आवश्यक रूप से, नायक जी विशेष करके आप इसको करवाएंगे
कि दिन में 4 बार वो गाय दुहानी चाहिए। अच्छा। दिन में 4 बार, यानी 6-6 घंटे के अंतराल में। तो उससे वो दूध लगातार खाली होता जाएगा, तो वो बैक्टीरिया दोबारा ग्रो नहीं हो पाएगा, दोबारा वो नहीं उग पाएगा। यदि वो नहीं उग पाएगा तो गाय को अगर आवश्यक है तो एंटीबायोटिक देंगे, नहीं है तो हो सकता है। सर एक और साथी का फोन है। हेलो हेलो हेलो, हाँ दीदी नमस्कार। राम नमस्कार जी जी, पूछिए कि आप अपना परिचय दीजिए और अपना प्रश्न पूछिए। जी, मैं भोजपुर बिलासपुर से मनीराम जी लोनिया बोल रहा हूँ। जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? मैं यही कह रहा हूँ दीदी के 2-3 दिन हुआ है गैया को जन्मे। अच्छा। और तो बच्चा को बोला तो नहीं पिला है, उसके पास भेजता हूँ तो एकदम उसको मारने के लिए दौड़ रहे, गाय तो है। अच्छा। पहला ब्यात है क्या? तो फिर हमको क्या करना चाहिए? इसीलिए मेरा हमारे डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं कि क्या यह उसका पहला बच्चा है? जी पहला बच्चा। हाँ पहला बच्चा। जी जी अक्सर देखा गया है मैडम, और मनीराम लुनिया जी को भी मैं बताना चाहूँगा कि पहले ब्यात में ये समस्या आती है क्योंकि वो पहली बार माँ बनी होती है। जी। तो वो पूरी तरीके से उसके शरीर जो है तैयार नहीं होता है इन प्रक्रिया के लिए। जी। स्वाभाविक सी बात है। तो जो गाय होती है वो बच्चे को कई बार कुछ माताएं जो है, गौ माता जो है स्वीकार भी नहीं कर पाती। अच्छा। और कुछ गौ के साथ ये समस्या आती है कि जब बच्चा दूध पीने जाता है तब वो उसको लात मार देती हैं। अच्छा। क्योंकि उन्होंने कभी पहले दूध पिलाया नहीं है तो वो इस प्रक्रिया को समझ नहीं पा रही होती है, वो तैयार नहीं होती है। तो इससे बचने के लिए कुछ आयुर्वेदिक दवाइयां हैं मैडम। जी। जो मार्केट में बाजार में उपलब्ध है, वहाँ जाकर हमारे किसान भाई ले सकते हैं और अपने पशुओं का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जो उसका हार्मोनल स्थिति है वो सुधरेगा और वो उसे पिलाने देगी। जी। और डॉक्टर वर्मा, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे किसान भाइयों को बहुत उपयोगी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, नया विषय, नई जानकारी लेकर हम आपसे फिर मिलेंगे। अभी आज्ञा दीजिए, नमस्कार।